नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम सभी लोग सिविल सर्विसेज के अगले क्लास में जुड़ते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। उत्तर से दक्षिण ज्यादा दीर्घकालिक विस्तार था या पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पूर्व से पश्चिम जो है 1600 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पहले 1100 बाद में 1400 हो गया, ठीक है। एक जब इस सभ्यता की खोज हुई तो एक लंबा कहानी है, ठीक है। 1826 के आसपास चार्ल्स मैसन ने, आप देखेंगे कि इस सभ्यता के बारे में पहली जानकारी प्रस्तुत किया। फिर 1850-52 के आसपास कनिंघम महोदय द्वारा जो है इसकी जानकारी दी जाती है। बट एक इतने बड़े ये नगरीय सभ्यता होगी, ठीक है। अमूमन आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बर्तन, और उन्होंने देखा कि ये लाहौर और मुल्तान में जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो बहुत लोग ईंटें वहाँ से खोद के ले जा रहे थे, ठीक है। तो देखने में आया कि ये सभ्यता तो प्रकाश में आई, बट ये है कि बर्तन कुछ मिले, एक मुहर मिली जिसपे कुछ लिखा हुआ था, और एक उस पे सांड की आकृति बनी हुई थी, और उस सांड की आकृति में कुबड़ नहीं था, बिना कुबड़ वाला सांड था। तो वैसा भारत में पाया नहीं जा रहा था। तो उसके अनुरूप में कनिंघम महोदय ने कहा कि हो सकता है कहीं बाहर की जो है मुहर हो, इस तरह से करके। बट वही कनिंघम महोदय 1872 के आसपास आते हैं, पुनः देखते हैं, बट उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता कि ये इतनी बड़ी सभ्यता होगी। फिर जी.आर. भंडारकर महोदय भी जुड़ते हैं। तो सभी लोगों द्वारा देखने के बाद पहली जो महत्वपूर्ण खुदाई होती है वो दयाराम साहनी 1921 में के निर्देशन में होती है। मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक के तौर पे थे, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है खुदाई होती है 21 में, ये सभ्यता प्रकाश में आती है, ठीक है, 1921 में। और 22 में मोहनजोदाड़ो की खोज होती राघवलाल बनर्जी के नेतृत्व में, मार्शल ही रहते निदेशक, ठीक है। तो ये पता चलता है कि ये जो सभ्यता है ये बड़ी व्यवस्थित और व्यापक तरीके का फैलाव लिए हुए है, ठीक है। इसके बारे में इंटरेस्ट निकल के आता है, और ये पहली नगरीकृत सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। तो आइए, ये पहली नगरीकृत सभ्यता है, तो इस नगरीकृत सभ्यता के बारे में हम लोग कल का लेक्चर खूब बढ़िया से रिवीजन करिएगा। बिना भौगोलिक परिचय के भौगोलिक आइडेंटिटी जब क्लियर हो जाती है कि कौन कहाँ पे उपस्थित है, तो अब उसके विशेषताओं के दौर में हम लोग पहुंचेंगे और ये देखेंगे कि अमुक जो सभ्यता है किस लिए जानी जाती है। तो ये अपनी नगरीकरण के लिए बहुत फेमस थी कि ये पहली नगरीकृत व्यवस्था है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसकी क्या वाद विवाद, ठीक है वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे, और कहाँ से परीक्षक जो है क्वेश्चन पुटअप करता है वो भी आप देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषताओं पे, ठीक है, नगरीकरण पे देखते हैं। नगरीकरण, देखिए हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण हम लोग इस तरह से देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जब खोज हुई
तो देखा गया बस्तियां जो है एक निश्चित पैटर्न पे दिखाई दी। सड़कें समकोण पे काट रही थी, दरवाजे खिड़कियां मेन सड़कों पे ना खुल के गलियों में खुलते थे। ठीक है, एक बहुत व्यवस्थित पैटर्न दिखाई दिया और उस पैटर्न का अध्ययन किया गया। इसके बाद देखा गया कि कुछ अपवाद भी निकल के आए। तो अपवाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अपवाद से परीक्षक समझ जाएगा कि आपको व्यवस्था की सारी विशेषताओं की बारीकियां पता है। तो आइए क्रम से हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जब हम हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता में पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि इस तरह से दो टीले दिखाई दे रहे थे, एक ए टीला और दूसरा बी टीला। ठीक है, ए और बी टीला में विभाजित किया क्षेत्र को दो भागों में। अमूमन देखा गया ए टीला कुछ ऊंचाई पे स्थित है, बी टीला कुछ ढलान नीचे है। पहला अंतर आप समझ लीजिए कि ये टीला जो है ऊंचाई पे है और बी टीला नीचे है। और दूसरा लक्षण क्या दिखाई दिया, पहले तो यही समझिए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटा हुआ था, ए और बी। पहली विशेषता कि समस्त जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे सामान्यतः दो भागों में दिखाई दी, टीला ए टीला बी। ठीक, इसी बात का अपवाद आ गया। अपवाद अपवाद अब देखिए, सामान्यतः मेंस में आप लिखेंगे तो हड़प्पा के स्थल सामान्यतः दो भागों में विभाजित दिखाई दिए, ए और बी टीला के रूप में। जहां ए टीला कुछ ऊंचाई पे स्थित है, वहीं बी टीला कुछ ढलान निचला नगर के तौर पे देखा जा रहा था। ठीक है, और विशेषताएं हम रोक रहे हैं। अब ये जो दो भागों में विभाजित हड़प्पा सभ्यता, एक स्थल ऐसा था अपवाद में जो तीन भागों में विभाजित था। ये रहा ए बी सी, तीन भागों में विभाजित था। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सभी अभ्यर्थी एकदम ध्यान दें कि सामान्यतः दो भागों में विभाजित हड़प्पा स्थल, एक अपवाद आ रहा जो तीन भागों में विभाजित है। ठीक है, अब ये तीन भागों में जो विभाजित है, ये कौन सा स्थल है, ये है धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा ए बी सी स्थल में विभाजित। तो अब ये कौन सा बड़ी बात हो गई कि सर दो भागों में हड़प्पा सभ्यता विभाजित है, दो ए और बी टीला में, ये तीन में हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आपके मन में आएगा विचार। हाँ भैया, जब आप देखेंगे कि सामान्यतः एक नगरीकरण एक व्यवस्थित परिपाटी में है, तो उसका अपवाद या उसका तोड़ कहां पे दिखाई दे रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा, कल आपने देखा होगा कि धौलावीरा के बारे में कल हम भौगोलिक परिचय के दौरान आपको धौलावीरा के बारे में हम जानकारी दे रहे थे, और धौलावीरा कहां, कच्छ की खाड़ी में यहां स्थित था धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, और यही धौलावीरा है जो पहला काउंटर कर रहा है, ये दो भागों में विभाजित नहीं है, तीन भागों में विभाजित है। ठीक, अब तीन भागों में विभाजित है और हम इतना जोर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तीन का कुछ बहुत महत्व होगा। महत्व यही सबसे बड़ी बात हो गई। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास मतलब उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए कि उस समय प्राचीन काल में जो चीज हुआ, क्या वो बिंदु आज भी उपलब्ध है, ये चेक करना है।
तो ये देखिए 3 भाग, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाए तो आप देखेंगे यहां उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग विद्यमान है। आज क्या है, हाई सोसाइटी है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हाई क्लास है ना, 3 डिवीजन आज की सभ्यता में। तो ये एक ऐसा स्थल हड़प्पा सभ्यता का, वो भी नगरीकरण था। ये बता रहा है कि यहां भी 3 क्लास के लोग रहे होंगे, क्योंकि नगरीकरण है तो क्लास, वर्गीय व्यवस्था। आप ध्यान रखिए, सामाजिक सेक्टर जब हम पहला लेक्चर लिए थे तो वहां पे आपसे चर्चा किए थे, या तो जातिगत समाज होगा या तो वर्गीकृत होगा। नगरीय समाज अधिकतर क्या होता है, वर्गीकृत होता है, ठीक है, वहां जातिगत नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो ये तो आपको समझने के लिए, अब अभी इतना ही समझिए, हम लोग समाज में समझेंगे। अब यहां पे यही देखना है कि ए, बी और सी 3 भागों में विभाजित था। पहला काउंटर इसका हो गया। अब यहीं फिर दूसरा पूछा गया है एक क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रश्न पूछा गया है। अब आपको हम यहां चर्चा कर दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में मध्य नगर कहां पाए गए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मध्य नगर कहां पाए गए थे। हमारे समय में जब आया, मुझे कॉन्सेप्ट पता था, तो मुझे तो आसानी नहीं हुई, क्योंकि हम रटे हुए नहीं, कि रटा हुआ मामला था नहीं। मध्य नगर वहां होगा जहां 2 के बीच, मध्य मतलब क्या होगा, 3 लोग कम से कम हों तो बीच वाला मध्य बनेगा, यही ना। और आप देख रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता सामान्यतः 2 भागों में विभाजित है, और उसका अपवाद आ रहा है धौलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित है। सामाजिक स्तर के तौर पे हम देखेंगे तो वहां पे उच्च, मध्यम और निम्न 3 प्रकार के वर्ग दिखाई देंगे। लेकिन यहां नगरीकरण के तौर पे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां मध्य नगर पाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। अभी नगरीकरण से आप पहला ही शुरुआत किए हैं, क्वेश्चनों की बौछार शुरू हो जाएगी। और ये धौलावीरा क्या है, आइए यहां पे देख लीजिए। अभी हम यहीं रुकते हैं। ये देखिए धौलावीरा, ये यहाँ पे क्या है, कच्छ की तरफ जाएंगे गुजरात में, तो वहां पे समुद्र का जल यहां तक आ जाता है, और धरती जो है वहां की सफेद सफेद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नमक होता है। ठीक है, तो ये झील के बीच में द्वीप है, उसी पे धौलावीरा है। पहला जो है ये द्वीपीय नगर है, द्वीपीय नगर है। ये चारों ओर क्या है, झील के बीच में। ठीक, दूसरा यहां सुनामी के साक्ष्य हैं, सुनामी के साक्ष्य हैं। ठीक है, तीसरा यहां से एक स्लेट पाई गई है, इसमें 10 अक्षर मैं सीधे लिख दे रहा हूं, कभी पूछा जा सकता है। 10 अक्षर लिखे हुए हैं। कल आपने पढ़ा होगा, लिपि पढ़ा होगा, 400 से 500 अक्षर वहां मिले हैं। 10 अक्षर इसमें लिखे हैं जो स्लेट पाए गए। ये अभिलेखी साक्ष्य है धौलावीरा। धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा ये क्या है, नगरी, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है, तो नगरीय लक्षण होगा। यही है जहां से क्या मिला है, एक वेधशाला मिला है। वेधशाला, वेधशाला क्या होता है, खगोल की वेधशाला, खगोलकीय वेधशाला। मतलब जैसे अभी तारामंडल आप देखते हैं शहरों में, ठीक है, तो खगोल की वेधशाला। और धौलावीरा से क्या मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, स्टेडियम के साक्ष्य मिले। ठीक है,
और क्या मिला है? तो आप देखेंगे इसी धौलावीरा से तालाब मिला है, तालाब 16 तालाब मिले हैं यहां, 16 तालाब। कैसे? इस तरह से करके ये तालाब मिले हैं। अब हम अगर आपसे कहेंगे कि तालाब मिले और सर उसका आप चित्र बना रहे हैं, तो तालाब का चित्र बना के क्या उपयुक्त? बाबू कुछ भी जो हम कर रहे हैं उसमें छुपा हुआ है क्वेश्चन। यहां 16 तालाब तो आप बताएंगे धौलावीरा से। ये तालाब बनाने का मतलब है जल संरक्षण के साक्ष्य, संरक्षण के साक्ष्य। क्या आधुनिक नगर जो हैं इस समय जल की समस्या से, जल की समस्या की चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, क्या तब के नगर के चिंतक जो रहे होंगे वो जल संरक्षण पे या जल की चुनौतियों का सामना उनसे नहीं हुआ होगा? जाहिर सी बात, क्योंकि हड़प्पा का पतन ही सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे प्रामाणिक जो अभी तक माना गया था, बाढ़ माना गया था। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि ये देखिए जल संरक्षण के साक्ष्य ये आधुनिक मूल हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी में, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत हॉट टॉपिक है जल, क्योंकि अगला युद्ध क्या होगा? जल के लिए युद्ध होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं जल संरक्षण के साक्ष्य कहां से हैं? धौलावीरा से। ये लिखा हुआ स्टेडियम का साक्ष्य है। तो आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं या तमाम मैच स्टेडियम को देख रहे हैं। अच्छा जरा सोचिए कि स्टेडियम क्या है? आपको मनोरंजन करता है, ठीक है, मनोरंजन के दायरे में लाता है। ये सेवा सेक्टर का विषय होगा कि नहीं? सेवा सेक्टर, खगोल की वैज्ञानिक सेक्टर, ठीक है, वैज्ञानिक सेगमेंट का ये भी एक प्रकार से सेवा सेक्टर। क्या नगरीय व्यवस्था में उद्योग व्यापार द्वितीयक सेक्टर हो गया, सेवा सेक्टर क्या हो गया? तृतीयक सेक्टर। अगर तीनों सेक्टर ना रहे तो नगर कैसा? और ये 3 भागों में विभाजित है ऑलरेडी। यहां से एक नेओले की जो है, नेओले की मृणमूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, इतनी चीजें यहां से पूछी जाएंगी। पहला अपवाद प्रस्तुत कर रहा धौलावीरा 3 त्रिस्तरीय, अमूमन 2 भागों में विभाजित है। ये पहला है, ये 3 भागों में विभाजित मिला। ठीक है, मतलब ये आज के समाज, जो आज का नगरीकरण है, उच्च मध्यम और निम्न वर्ग का जो है, ये यहाँ पे 2 तक दिख रहा, उस समय का नगरीकरण। और नगरीकृत व्यवस्था है तो उससे जो अवशेष मिले हैं पूछे जाएंगे। इसे आप स्टेडियम देखेंगे लेकिन ये सेवा सेक्टर का विषय है। ठीक है, खगोल की वेधशाला कितनी हाई टेक्नोलॉजी है। जल संरक्षण 16 तालाब, 10 अक्षर का स्लेट, सुनामी जैसे, सुनामी के साक्ष्य हैं धौलावीरा से हैं। द्वीपीय नगर कहा गया है इसको, क्योंकि यह क्या है? ये झील के बीच में है यहाँ पे। ठीक है, कहां पे है? ये कक्ष की रण में, कल आपको चर्चा किया गया था। ठीक, तो यही तथ्य भी समझें, उसकी उपयोगिता भी समझें, और आप देखेंगे कि धौलावीरा चौथा बड़ा महानगर है पूरे हड़प्पा सभ्यता का। पहला है मोहनजोदड़ो, फिर है हड़प्पा, भारत में है राखीगढ़ी, और ये है चौथा धौलावीरा। लेकिन अभी लेटेस्ट जो अनुसंधान चल रहा है इसमें राखीगढ़ी नंबर 1 पे आ रहा है, सबसे बड़ा माना जा रहा। ठीक है, तो जो अपवाद है वहां भी हम चर्चा कर लेंगे, और जो ट्रेडिशन है पहले की जो एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की, उसके अनुसार भी देख लेंगे। ठीक है, इसीलिए इतिहास जो मानविकी सब्जेक्ट है वहां गणित नहीं होता कि 2 दूनी 4 जैसे लिख दिया गया। व्यवहार में 2 दूनी 2.5 भी हो सकता है, 3 भी, 3.5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान में आपने पढ़ा ना रेजिस्टेंस, 1/r1 1/r2 इस तरह पढ़ा है। तो व्यवहार में सिद्धांत का कितनी पुष्टि है ये चीज देखना, कितना रेजिस्टेंस हम निकल गया, ये चीज है। कहने का सेंस है पहले ये 4 लेटेस्ट अनुसंधान है, अब उसमें क्या ऐड हो जाएगा। अब डर आपको यही है, आपका प्रश्न ही हो जाएगा कि सर चौथे नंबर का ये है राखीगढ़ी, आपने कह दिया कि अभी अभी पहले नंबर पे आ रहा। तो बाबू जितने परिवर्तन है उसे आप ध्यान में रखिए। अमूमन विवाद
जहां इतिहासकारों का विवाद होता है वहां से वो प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर पूछ लेता है तो पहले आप देखिए मोहनजोदड़ो था, अब राखीगढ़ी है, दोनों एक साथ विकल्प नहीं देगा। पहले त्रिभुजाकार माना जाता था, अब चतुर्भुजाकार की तरफ बढ़ गया है। नई किताबें आ रही, तो कहने का सेंस है जो अभी इसमें लगातार खुदाइयां चल रही, ठीक। तो आप अगर इन विवादों को भी जानेंगे और जो पहले से प्रमाणिक बड़े विद्वानों द्वारा कही गई बातें हैं वो जानेंगे तो चीजें आसान बन जाएंगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम लोग नगरीकरण में पहला इवेंट ये देख रहे हैं कि क्या है कि हड़प्पा सभ्यता दो भागों में क्या था, विभाजित। दो भागों में हड़प्पा सभ्यता विभाजित है। उसका अपवाद क्या हुआ, धौलावीरा। धौलावीरा से क्या क्या पाया गया, आप यहां से देखिए मध्यनगर के साक्ष्य पाए गए हैं। आपसे हम इसको चर्चा कर देंगे, ये पूछा गया है और आप रटिए नहीं, नेचर पकड़िए। दो भागों में पूरा हड़प्पा सभ्यता विभाजित है, एकमात्र नगर ऐसा रहा जो तीन भागों में विभाजित दिखा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता के लिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता सामान्यतः दो भागों में विभाजित था, ए और बी। ये ऊंचाई पे था और ये निचला नगर था, ठीक है। इसका अपवाद भी आ गया था धौलावीरा, वो आप जान चुके। आगे हम लोगों ने देखा कि ये जो ए है, ये जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, ये है नहीं, ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, आइए पूर्वी भाग, ठीक है। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग सामान्यतः जो है एक दुर्ग से दुर्गीकृत, फिर से ध्यान रखिए हड़प्पा सभ्यता सामान्यतः दो भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग ऊंचाई पे स्थित है, पूर्वी भाग नीचे निचला नगर है। आप मैप में देख रहे होंगे, है ना, निचला नगर। अगली विशेषता यह आ रही है कि पश्चिमी भाग सामान्यतः एक दुर्ग से घिरा हुआ है। कैसा दुर्ग भाई, जैसे आप देखे होंगे एचएल कभी गए हों, भेल कभी गए हों, तो ये जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप देखते होंगे एक बड़ी सी चार दीवारी के बीच में उनका पूरा शहर रहता है, 2-3 किलोमीटर वो एकदम इस तरह से घेराबंदी रहती है, ठीक। ऐसे कुछ जो ये शहर थे एक विशेष दुर्ग के बीच में, जैसे होता है एक फाटक है, गेट खुलेगा, अंदर शहर है, तो ये दुर्गीकृत था और यहाँ कोई दुर्गीकरण नहीं पाया गया। जो पूर्वी निचला नगर था वहां कोई दुर्गीकरण नहीं पाया गया। ये सामान्यता जो है इसकी विशेषता थी, ठीक है। क्या है, पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत थे, वहीं पूर्वी क्षेत्र में सामान्यतः कोई दुर्गीकरण नहीं मिला। दुर्गीकरण नहीं पाया गया, पाया गया, ठीक है। ये तो हो गया इसकी विशेषता दुर्गीकरण को लेके, ठीक है। लेकिन अपवाद है और यहां आपको ध्यान देना होगा इस कॉन्सेप्ट का अपवाद क्या है, ठीक है। अपवाद, अपवाद नंबर 1, ध्यान दीजिएगा।
चांदू दड़ो। अब अगर हमारे आप ऑफलाइन में रहते तो हम आपसे पूछते, भैया चांदू दड़ो कहाँ पे है? चांदू दड़ो में पाया गया कि जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र, ये दोनों कोई दुर्गीकरण नहीं मिला। चांदू दड़ो है भैया, कल हमने बताया था सिंधु नदी के बाएं साइड में है चांदू दड़ो, ठीक है, चांदू दड़ो बाएं साइड में, ये है चांदू दड़ो सिंधु क्षेत्र में। और यहां से किसी प्रकार का दुर्गीकरण नहीं पाया गया है, कोई दुर्गीकरण नहीं। केवल आप मैप में देखिएगा, यहां हम कोई दुर्गीकरण नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहला अपवाद क्या हो गया? चांदू दड़ो हो गया। यहां कोई दुर्गीकरण नहीं, कोई दुर्गीकरण नहीं पाया गया, नहीं पाया गया, ठीक है, कोई दुर्गीकरण नहीं पाया गया। पहला अपवाद काउंटर। सामान्यता क्या था? सामान्यता पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत था, वहीं पूर्वी क्षेत्र क्या है, कोई दुर्गीकरण नहीं था। लेकिन चांदू दड़ो ऐसा स्थल आया जो सिंधु नदी के बाएं साइड में है, यहां पे किसी प्रकार का कोई दुर्गीकरण नहीं पाया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा अपवाद क्या है भाई? दूसरा अपवाद है कालीबंगा। कालीबंगा। अब कालीबंगा कहां था भाई? कालीबंगा कल हमने आपको बताया था राजस्थान की साइट है कालीबंगा। कहां है? राजस्थान में, ठीक। कालीबंगा यहां क्या हो गया? यहां भैया देखा गया कि पश्चिमी क्षेत्र में दुर्गीकृत था और पूर्वी क्षेत्र में भी दुर्गीकरण था। पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्र में क्या हुआ? दुर्गीकरण पाया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा काउंटर आ रहा है नगरीय व्यवस्था पे। अभी तक सामान्यता क्या था? सामान्यता था कि दो भागों में डिवाइड है और पश्चिमी क्षेत्र ही दुर्गीकृत है। कहने का सेंस ये है कि पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत है, अर्थात पश्चिम में वीआईपी कल्चर है, बड़े लोग हैं। आप प्रयागराज में ही देख लीजिए या किसी शहर में देख लीजिए, सिविल लाइन वाला एरिया, अगर वो नदी के किनारे का शहर है और नदी के कछार का एरिया, दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। सिविल लाइन व्यवस्थित मिलेगा और कछार में जैसे के तैसे जो है नगरीकरण हो जाएगा कि जीवन यापन, ठीक है। चले उसी तरीके से यहां पे आप देखेंगे जो पश्चिमी सेक्टर है वो वीआईपी दुर्ग से जो है दुर्गीकृत है, मानकीकृत है, ठीक है। तो आप ये देख पाइए, लेकिन इसका काउंटर क्या आ रहा है? एक ऐसा शहर आ गया कालीबंगा जहां पश्चिमी सेक्टर भी जो है, पश्चिमी सेक्टर तो दुर्गीकृत है, वहीं पूर्वी सेक्टर भी जो है दुर्गीकरण में मिल रहा। मतलब ये हड़प्पा का मूल सिद्धांत को ही चुनौती दे रहा है कि ये पूर्वी सेक्टर दुर्गीकरण नहीं था निचला नगर, वहां भी दुर्गीकरण के साक्ष्य पाए गए, ठीक है। ये हो गया। तीसरा देख रहे हैं, तीसरा जब हम देख रहे हैं तो तीसरा स्थल है लोथल। लोथल, सुरकोटदा, कोट, सुरकोटदा, ठीक है। लोथल और सुरकोटदा। और आप देखेंगे लोथल और सुरकोटदा कहां था? यहां खंबात की खाड़ी में लोथल था, लोथल। सुरकोटदा था कक्ष की खाड़ी में, यहां सुरकोटदा। यहां घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, बाद में चर्चा होगी। अभी लोथल और सुरकोटदा देखिए, यहां ऐसा मिला, यहां एक अलग नजारा मिला भैया। यहां पश्चिमी प्लस पूर्वी दोनों दुर्ग एक ही जो है, दोनों क्षेत्र एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत था, ठीक। मतलब पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, दोनों टीला जो है एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत था।
तो आप यहां पे देख पाएंगे किस तरह से पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्र एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत है। ये काउंटर है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन का। इसका क्या परिणाम होगा वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी क्या दिख रहा है, ये 3 क्षेत्र दिख रहे हैं। एक तो चांदू दड़ो वाला, यहाँ पे कोई दुर्गीकरण ही नहीं है। दूसरा कालीबंगा वाला, जो दोनों क्षेत्र अलग अलग दुर्ग से दुर्गीकृत हैं। और लोथल और सुरकोटदा ऐसा दिख रहा है जहां पश्चिमी और पूर्वी एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत। ठीक है, ये जो है तीनों आप देख पाएंगे कि पश्चिमी और पूर्वी एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत था। तो आइए देखते हैं, इसे आप देख लीजिए। ये दुर्गीकरण है इधर। ये 3 क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, बस यही आप देख लीजिए। आइए आपके क्वेश्चन भी तैयार होते रहे, प्रश्न ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल है जहां कोई दुर्गीकरण नहीं पाया गया है? कोई दुर्गीकरण नहीं पाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चांदू दड़ो। दूसरा, ये सब पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल है जिसमें पूर्वी भाग दुर्गीकृत था। पूर्वी भाग दुर्गीकृत था। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये बहुत अच्छा हमने क्वेश्चन बना दिया। अभी इस तरह से पूछा नहीं गया है। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो दोनों क्षेत्र उसके दुर्गीकृत थे, अलग अलग दुर्गों से दुर्गीकृत थे। बट हम इससे आगे बढ़ के आपसे क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित है सामान्यतः, और पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत है, लेकिन वह कौन सा क्षेत्र है जिसका पूर्वी भाग दुर्गीकृत है? हमने पश्चिमी को छुपा लिया है। पश्चिमी तो सभी के दुर्गीकृत हैं, एकमात्र स्थल आ रहा जिसका पूर्वी भाग मिला, और वो क्या आंसर हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। जो पूर्वी भाग भी और पश्चिमी भाग भी दुर्गीकृत है। उत्तर प्रश्न इस पे बना है, तो आप यहां से आंसर दे दीजिए। चांदू दड़ो को आपने देखा कि इसका कोई भाग दुर्गीकृत नहीं है, सिंधु वाला क्षेत्र। और ये सब पूछे जाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन से परीक्षक ये तुरंत समझ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय विशेषता या नगरीय विस्तार, नगरीय समझ बच्चे को है, क्योंकि बच्चा कोर चीज जो अपवाद हैं उन चीजों को सही तरीके से टैकल कर पा रहा है। ठीक है, या तो वो पूरा विशद तरीके से एक एक चीज आपसे पूछे विस्तार समझने के लिए, या उसकी जो कोर पॉइंट अपवाद है, कमियां जो रही हैं, या कुछ अलग तरीके की विशेषता रही है, उससे प्रश्न पूछ के जांच कर ले। वहां तक तभी परीक्षक अभ्यर्थी का निगाह जाता है जब वो पूरा कोर चीज समझ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सुरकोटदा, देसलपुर, लोथल ऐसी जगह है जहां एक ही जो है 4 दीवारी से दोनों क्षेत्र घिरे पाए गए।
पूछा गया है, एकदम अपवाद पे फोकस रखिएगा। और अगर इस तरह से आपको तैयार है, कोई परीक्षा कोई भी अनुसाल आप उठा लीजिए, यहां से वो क्या है, शाब्दिक तरीके से खेल लेंगे, पश्चिमी पूर्वी, या आपको हम मैप बना के, यहां से क्यों मैप हमेशा बना देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैप की आवश्यकता क्यों है, ये हम नहीं प्रदर्शित करते हैं कि हमको मैप बना लेने में आसानी होती है। ये आपको ये देखिए कि कालीबंगा है, कहिए इसी पे हम 10 क्वेश्चन बना लें। ये है कालीबंगा, राजस्थान। याद रखिए, हमने भी सिविल सर्विसेज दिए हैं, कई बार हमारा हुआ भी है। एक बार जब पूछा गया था, लगभग 2004-06 के आसपास, पहली बार पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य पाए गए। विश्वास करिए, उस समय ऐसी कोई किताब नहीं उपलब्ध थी जहां ये दिया हो पशुओं में ऊंट की हड्डियां जो है स्पष्ट रूप से कि यहां ऊंट पाए गए। घोड़े, गाय, इन सब चीज की चर्चा, जो ट्रेडिशनल तरीके के पशुओं की चर्चा थी। बट आप देखिए, तब हम भी एक अभ्यर्थी थे और हमने बचपन में पढ़ रखा था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और जैसे ही मैप से पढ़ने का मजा ये है कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन का सामना होता भी है कि कुछ नया परीक्षक बनाता है, लेकिन आपका जो पढ़ने का तरीका है इतने स्ट्रेटजिक तरीके से है कि कोई भी कठिन चीजें जहां सब लोग हार मान लेंगे, वहां आप जो है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वहां सही करने की रहेगी। अब जरा उस समय के बाल मन से हमारे दिमाग से आप समझें कि हमने बस इतना समझा था, हिंदी में पढ़ा था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हाँ, लोकेशन ये पता था कि राजस्थान में एकमात्र साइट पढ़ाई गई है कालीबंगा, और रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान कहाँ पे है, तो आप देखेंगे थार डेजर्ट जो है राजस्थान में है। तो क्यों ना जो है ऊंट की उपस्थिति हम यहाँ मारें, और जैसे हमने इसको टिक किया था कि उन विकल्पों में से कालीबंगा से मिली होगी करके, मतलब वहां तो विकल्प हमारे अनुमान में था कि यही हो सकता है, और आंसर जब आया तो ये 100% सही होगा। ठीक है, तो लोकेशन अगर आपको पता है तो बहुत सारी चीजों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। दूसरे, कालीबंगा ये पूर्व हड़प्पा का स्थल है, और आप जानते हैं ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ ग्रामीण कल्चर की चीजें मिलेंगी। आगे अभी हम लोग मिलते हैं, यहाँ अपवाद के तौर पे कच्ची ईंटों की संरचनाएं मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्यों मिलेगा, यहाँ लकड़ी की नालियां मिलेंगी, हम लकड़ी की नालियां कह रहे हैं, जुटे हुए खेत मिलेंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि आप जरा इमेजिन करिए, जाग्राफिकल कंडीशन में कालीबंगा थार के रेगिस्तान के आसपास है, और आज भी आप चंडीगढ़, दिल्ली और बॉम्बे से देखेंगे शहर को तो एक दूसरा नजरिया होगा, थार के रेगिस्तान से अगर देखेंगे शहर को तो एक जैसे होता ना कि वहां का टेक्सचर दूसरा होगा। ठीक है, तो इस शहर में ये स्थान है, और आपको उस विकसित शहर में ले जाके पूछा जाए कि ग्रामीण कल्चर, या यहां से मिट्टी के स्केल पाए जाएंगे, जुते हुए खेत। क्या सिविल लाइन में खेत जुता मिलेगा क्या? नहीं, गांव में ही मिलेगा। तो ग्रामीण बस्तियां कहां पे है, एक हम लोग पढ़ेंगे अल्लादीनो स्थल है, ये गांव माना गया है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि आप एक ही तथ्य को इतने गहराई से देखें कि यहां और भी क्या संभावना, और क्या हो सकता है, यहां घग्गर नदी है तो उसके करीब होगा ये। यहां आप देखते हैं जागरफी, आप साथ में सिविल के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात जागरफी को लेके चलिए। यहां गुरु शिखर वगैरह आप देखते हैं, अरावली रेंज है, पूछ लिया अरावली रेंज के निकट। तो अगर आप लोकेशन को ट्रेस किए हुए हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देगा, क्योंकि सामान्यता यही होगा कि राजस्थान में है कालीबंगा, कालीबंगा से ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन और जहां पे जाएगा इसके अनुमान से आप आंसर सही कर सकते हैं। तो आ गए आप, ये पूर्वी सेक्टर है जो यहाँ पे वो सही किए हुए है, और मतलब सही के दुर्गीकृत है यहाँ पे। तो आप ये देखिएगा, ये पूर्व हड़प्पा का स्थल है। ठीक है, चांदूदड़ो आपको बता दिया गया, इसलिए इसके पहले की क्लास खूब बढ़िया से रिपीट करके आप देख लीजिएगा कौन सा स्थल कहाँ पे है।
उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहां क्या क्या आप जितना देख पाएंगे उतना आईएएस में जो क्वेश्चन बनेगा उसके लिए सहूलियतें हो जाए। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये देखिए, इधर देखिए, यहां मगध है, मगध, और ये क्षेत्र आप देखते हैं कि ये आसाम वाला क्षेत्र, यहाँ जंगल है, यहाँ पे गैंडा, हाथी ये सब पाले जाते हैं। कर्नाटका में मिलेगा, ये बताइए यहाँ हाथी मिलेगा क्या थार के रेगिस्तान में? नहीं ना। तो जब ऋग वैदिक काल में कहा जाएगा कि हाथी के पालन से परिचित नहीं थे, ये भी तो यहीं पे रहेंगे। उत्तर वैदिक काल में कहा जाएगा हाथी पालन से परिचित हो गए, और वहां आप क्या पढ़ेंगे, वहां ये गंगा से एक सतपथ ब्राह्मण में कथा पढ़ेंगे, विदेह माधव की कथा, और वह सदा नीरा बिहार तक पहुंच जाता है। अंग और मगध जैसी चर्चा अथर्ववेद में मिल जाती, मतलब जनपदों का विकास यहाँ तक हाथी पालन से परिचित। क्योंकि ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये राजा जी से लेके राजा जी अभ्यारण्य जो है वहां पे उत्तराखंड में, यहाँ से लेके ये वाला पूरा जंगली क्षेत्र में हाथियां पाई जाती हैं। तो ये क्षेत्र अनुकूल है उनकी दशाओं के लिए। तो कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन भी आप देखेंगे तो बहुत प्रश्नों का उत्तर हाँ हो जाएगा, नहीं आते हुए। तो इसलिए इसे खूब ध्यान से देखें और उसका आंसर प्राप्त करें। तो आइए, आप देख रहे हैं पूर्वी सेक्टर किसका दुर्गीकृत है, कालीबंगा का। ठीक है, चलिए नगरीकरण से अगले सवाल की तरफ। तीसरा, आपने देख लिया किसी शहर में, मान लीजिए आप गए, एक प्लाट आप लेने गए, उस प्लाट की कंडीशन आपने देखी कि ये दो भागों में डिवाइड है, थोड़ा सा ऊंचाई एक तरफ निचला नगर है। ठीक है, निचले नगर से एक चीज और जान लीजिएगा, इधर जैसे यहाँ एक चीज और आप देख लीजिए, इधर आ जाइए, यहां से क्या ध्वनित हो रहा कि वीआईपी लोग यहाँ पे हैं। तो क्या वीआईपी इमारतें जो होंगी हड़प्पा सभ्यता की, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये कहाँ मिलेगा, इस सेक्टर में मिलेगा कि इस सेक्टर में? अब रटना नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है जहां वीआईपी लोग हैं, विकसित लोग दिख रहे हैं, वहां पे वीआईपी बड़ी बड़ी संरचनाएं, इंटेलेक्चुअल संरचनाएं जो भी होंगे हड़प्पा के, इस साइड में होंगी, पश्चिमी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर में क्या मिलेगा, पूर्वी सेक्टर में मिलेगा RH 37, सिमेट्री H, ठीक है, सिमेट्री X, ये सब कब्रें हैं। क्या आपने देखा अपने गांव में जब कोई मर जाता है, उसकी लाश को दफन करने के लिए गांव से बहुत दूर जाया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए वीआईपी सेक्टर में ये चीजें नहीं। कौन सी सेक्टर है जो कब्र वगैरह इस तरह की चीजें मिलेंगी, ये पूर्वी सेक्टर, पूर्वी दक्षिण भाग मिलेंगे। लेकिन अन्नागार, बृहद स्नानागार, ठीक है, जो बड़ी बड़ी संरचनाएं कहाँ मिलेंगी, पश्चिमी सेक्टर में मिलेंगी। ठीक है, एक ही चीज से अपने कॉन्सेप्ट का दायरा बड़ा कर लीजिए, और प्रश्न जो भी आए वहां आप सशक्त तरीके से उसका आंसर पकड़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा, ईंटें। ईंट, भाई आपने देख लिया दुर्गीकरण वगैरह देख लिया, अब ईंट देख लीजिए। सामान्यतः पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया। किया गया है, ठीक है, सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्छा, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रहे, इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, एक विचार ऐसा भी था
कि हड़प्पा की सभ्यता क्या थी, एक प्रकार से आयातित कह लीजिए या परिवर्तित कह लीजिए, ठीक है, कि ये लगभग मेसोपोटामिया के विचार यहाँ पे वहां के लोग आए और इस सभ्यता को बनाए, मतलब एक प्रकार से कह लीजिए दूसरे की देन कह लीजिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा काउंटर था कि हड़प्पा सभ्यता की जो संरचना थी वो पक्की ईंटों की संरचना थी, लेकिन मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों की संरचना थी। एक बड़ा काउंटर था। अपवाद तुरंत आपका परीक्षक पूछेगा कि भाई इतना वीआईपी चीज है, इसका अपवाद भी है क्या कोई? ठीक है, तो अपवाद है, और अपवाद है कालीबंगा। कालीबंगा यहां से जो ईंटें पाई गई वो कच्ची ईंटें पाई गई। कच्ची ईंटें पाई गई, और कच्ची ईंटों के साथ साथ इसमें कुछ अलंकरण भी था। इसमें कुछ क्या था? अलंकरण भी था, मतलब कच्ची एवं अलंकृत ईंटें। कच्ची एवं अलंकृत ईंटें मिली हैं। ठीक है, कच्ची एवं अलंकृत ईंटें मिली। सामान्यतः ईंटें कैसी थी? सामान्यतः ईंटें जो है पक्की ईंटों की संरचना थी। ठीक है, पक्की ईंटें, अलंकरण नहीं था, पक्की ईंटें। अच्छा जी, एक और ईंटा था भाई, ये भी समझ लीजिए। एक था वक्राकार ईंटा भी पाया गया भाई। वक्राकार, वक्राकार ईंटा, ईंट, ये कहां से पाया गया है? ये है चांदू दड़ों से। चान्हू दड़ों से वक्राकार ईंट। अच्छा सर, आप वक्राकार ईंट पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या कोई बात क्या? तो हम आपसे कहेंगे भैया अगर इस ईंट को ऐसे मिला दिया जाए, ये क्या हो जाएगा? ये सामान्यतः गोलाकार संरचना हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सामान्यतः क्या हो जाएगा? एक इस तरह से गोलाकार संरचना हो जाएगा, इस तरह से आप देख रहे हैं, यही तो हुआ। और इसमें ये बकायदे दो ईंटें इस तरह से जुड़ गई। अब इसी के माध्यम से क्या हो जाएगा कि इसी के माध्यम से यहां जल निकासी जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहली बार तो हम लोगों के घरों में आप पहले देखते होंगे खमियां बनी रहती थी जो गोलाकार हुआ करती थी, बच्चे खेलते थे उसको इधर उधर करके, और उस पर दीवार छत वगैरह टिका रहता था खमियां पे, गोलाकार खमियां। आज रेडीमेड आने लगा सीमेंटेड, पहले इस तरह से ईंटें होते थे और इस तरह से गोलाकार जो है खमिये का निर्माण होता। दूसरा काम ये था, ये दोनों ईंटें लगा के, आज क्या हम लोग छतों से पानी वगैरह निकालने के लिए क्या पाइप का इस्तेमाल करते हैं? पाइप, ठीक है, आधुनिक सभ्यता में ये पाइप का गोलाकार नालियां जैसे होता है ना, पाइप नुमी नालियों के साक्ष्य भी यहीं से पाए जाएंगे जो हम जल निकासी पढ़ेंगे। तीसरी प्रकार की ईंटें थी एल्टाइन प्रकार की ईंटें, ऐसे थी यल, ये अमूमन वहां लगती थी, आप देखते होंगे जब हौद वगैरह बनता था तो सबसे कार्नर वाला जो इस तरह होता था वो यल टाइप की ईंटें होती थी, और यहाँ पे जल वगैरह इस तरह से आप देखेंगे जब ट्यूबवेल वगैरह में हौज वगैरह बनाया जाता है। तो यल टाइन प्रकार की ईंटें कहाँ मिली हैं? ये लोथल से पाई गई हैं, जो बंदरगाह वहां पे मिला है। ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये दोनों पूछा गया है। ये तो खूब पूछा गया कालीबंगा से कि कच्ची एवं अलंकृत ईंटें हैं, और वक्राकार ईंटें कहां पे पाई गई हैं? चांदू दड़ों से। चांदू दड़ों अभी आपने पढ़ा पीछे कि चांदू दड़ों से कोई दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं है, लेकिन वहां पे वक्राकार ईंटें पाई गई हैं, और कालीबंगा राजस्थान में आपने पढ़ा कि कच्ची एवं क्या है? अलंकृत ईंटें पाई गई, जो कि अपवाद है। एक नगरीय सभ्यता है, यहां पक्की ईंटों की संरचना पाई गई थी सामान्यतः।
कच्ची ईंटें यहाँ है, और जब इसका रोड हम लोग पढ़ेंगे तो रोड में सामान्यतः कच्ची ईंटें ही प्रयोग हुई हैं। पक्की ईंटों की जल निकासी व्यवस्था भी हम लोग देखेंगे, और उस जल निकासी व्यवस्था में देखेंगे पक्की ईंटों की व्यवस्थित प्रयोग, और मकान वगैरह सभी पक्की ईंटों से बने हुए थे। हाँ, ईंट जो है इसका माप तो जो था 4:2:1 था। ठीक है, ईंट का जो माप था क्या था, 4:2:1। 4 लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई हो गई, 1 इसकी मोटाई हो गई। ठीक है, ये इसका अनुपात था, पूछा गया क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजें बहुत गंभीरता से आप लोग देखिए कि ये जो है इसका जो है माप हो गया इन ईंटों का 4:2:1। ठीक है, 4 इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है, 1 इसकी मोटाई है, इंच। ठीक है, तो ये इसका अनुपात हो गया। कच्ची ईंटें एवं अलग से पूछ सकता, अलंकृत ईंटें कहां से है, कालीबंगा से है, क्योंकि बीच में आज भी आप देखते हैं ईंटों के चलन में नाम वगैरह कुछ लिखा रहता है उसमें। ऐसी ईंटें जो है कहां से, कालीबंगा, वो भी कच्ची है। मिट्टी के ही यहाँ पे सब गेम मिलेगा, क्योंकि ये पूर्व हड़प्पा का स्थल है। जैसे आपने पढ़ा 1000 BC लगभग अभी हम उपेंद्र सिंह की बुक देख रहे थे, तो उसमें 3200 से 2600 माने हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्वान 3600 से 2600 माने हैं। तो अभी क्या है, और उपेंद्र सिंह साहब जो है इसे 4 चरण नहीं 3 चरण में उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्राक हड़प्पा को नहीं माने, जिस तरह हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2600 से 1900 माने। तो आपके यहाँ मोटा मोटा 2600 से 1900 1700 के बीच में आप समझिएगा कि परिपक्व चरण है। कहीं 600, कहीं 700, कहीं 800 तक मानते हैं विद्वान, तो उनका अपना है। आपको लड़ाई नहीं करना है, आपको ये देखना कि अच्छा इसके बीच का है, तो ये ज्यादा प्रासंगिक है और सही करना। एक सिविल सर्विसेज का विद्यार्थी जो है यहाँ फिर आपसे कहेंगे ये मानविकी विषय है, यहाँ 2 दूनी 4 नहीं होता है, कभी 2.5 कभी 3.5। अर्थ समझिएगा, जहां एक ही वस्तु को लेके कई विद्वानों का अनेक मत है, उसमें बेटर क्या हो सकता है, ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है, ये यहां तक हमें पहुंचना है और उसके अनुरूप अपने उत्तर को बताना है। ठीक है जी, तो आप ये ध्यान, ये तब आप समझ पाएंगे जब इससे संबंधित सारे विचार को आप समझ लें, और सारे विचार की, ठीक है, कि ये किस लेवल की उपयोगिता है इसकी, वो समझ जाएंगे, तो अपने आप इसकी अवस्थिति को आप ज्यादा बेहतर ढंग से रख सकते हैं। तो ये रहा आपका नगरीकरण में, और इसमें अभी और भी चीजें हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चीज देखेंगे। यहां तक जो पूछा गया है, ठीक है, सामान्यतः ईंटों का अनुपात पूछा गया, ये देख लीजिए। वक्राकार ईंटें कहां मिली हैं, तो चांदू दड़ों से मिली हैं। चांदू दड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु के बाएं साइड में है। ठीक है, और चांदू दड़ों के बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये आगे हम चर्चा करेंगे ही। ठीक है, ये स्त्री उद्योग के लिए बहुत फेमस है। जब हम सामाजिक संरचना देखेंगे या उद्योग देखेंगे, यहां से आप देखेंगे कि यहां से चूड़ी और यहां से चांदू दड़ों से ही समथिंग लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ महिलाओं से संबंधित बहुत सारे कारखाना थे, और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, मातृसत्तात्मक सभ्यता है। ठीक है, नगर में वैसे भी महिलाओं की स्थिति ग्रामीण की तुलना में ज्यादा बेहतर मानी जाती है, शिक्षा ना, आर्थिक रूप से स्वावलंबन। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ज्यादा दिखाई देगा, वो हम लोग अर्थव्यवस्था या सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति को चेक करते हुए देखा जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं नगरीकरण के और आयामों को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।